हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी वाली अनु मैम। और जैसे कि आप सबने न्यूज़ देख ही ली होगी कि आपका एग्ज़ाम अभी 13 और 14 जून को पोस्टपोन हो गया है, बट एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है और आपके पास ऑलमोस्ट 20 टू 21 डेज़ बचे हुए हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन अभी सिर्फ़ 40-50 मार्क्स तक है, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे शुरू किया जाए, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि अगर हमें कोई सही गाइडेंस, सही स्ट्रैटेजी मिल जाए, तो हम भी इस एग्ज़ाम को अभी 20 दिन में पढ़ के भी क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे आज बताने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको बस कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। वो चीज़ें क्या हैं? कुछ टॉपिक्स आपको बताए जाएँगे, जिन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैंने सारे के सारे पेपर स्टडी कर लिए हैं, 2016 से लेके 2024 तक के पेपर्स मैंने स्टडी किए हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे उसका टॉपिक लिखा है और फिर मैंने देखा है कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम यानी कि हर बार आ रहा है क्वेश्चन पेपर में। तो आप उन टॉपिक्स को कैसे छोड़ सकते हैं जो हर बार क्वेश्चन में पेपर में आ रहे हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो आपके 90 मार्क्स ज़रूर आ जाएँगे और कैसे आएँगे ये हम आप इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पेपर के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। पेपर जो है, यहाँ पे हम लेवल 3 की बात कर रहे हैं, जिसमें कि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ। ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबके लिए सेम है, लेवल 3 सबके लिए सेम है। ओके, सो सीडीपी आती है आपकी 30 मार्क्स की, उसके बाद हिंदी आती है 15 मार्क्स की, इंग्लिश आता है 15 मार्क्स का, जीके, जीएस जो है वो भी आता है आपका 30 मार्क्स का, जिसके अंदर 3 अलग-अलग सेक्शन है। उसके बाद बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट जो आता है वो कितने मार्क्स का आता है? 60 मार्क्स का आता है, ठीक है? सो आपका पेपर बनता है कितना? 150 मार्क्स का। सो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि पेपर 150 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है? 150 मार्क्स टोटल है। आपको जो टाइम मिलता है वो कितना मिलता है? 2.5 आवर्स का टाइम मिलता है और आपने जो स्कोर करना होता है, जो क्वालिफाइंग है वो क्या है आपका? 90 मार्क्स की। 90 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। अगर आपके 89 मार्क्स भी आए हैं, जनरल कैटेगरी है आपकी, तो आप फिर क्वालीफाई नहीं कर सकते, आपको 90 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है? अगेन, अब चलिए पहली स्ट्रैटेजी से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगी। सबसे पहले सीडीपी से स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सीडीपी को देखोगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है P1, P2, P3 ये क्या है? P1 ऐसे टॉपिक हैं जो प्रायोरिटी 1 है, जिनको आपको सबसे पहले फ़ोकस करना है। P2 ऐसे टॉपिक हैं जो प्रायोरिटी 2 है, जिनको आपको बाद में फ़ोकस करना है। P3 ऐसे हैं, जिनमें से आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो इन केस आप छोड़ सकते हैं। लेकिन P1 और P2 तो आपको पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है? अगेन P3 में क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए, सबसे पहले जो है वो क्या है, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़नी है आप। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के ले लीजिए, एचटेट, सीटेट, राजस्थान, यूपी टेट, कहीं भी का पेपर आप ले लीजिए, जीन पियाजे के बिना पेपर नहीं बन सकता। तो जब आपको ये बात पता है, तो क्या आप जीन पियाजे नहीं पढ़ सकते? क्या इतना टफ़ है? बिल्कुल टफ़ नहीं है। अब जीन पियाजे में भी क्या पढ़ना है? जीन पियाजे में आपको उसकी 4 स्टेजेज़ हैं, दैट इज़ सेंसरी, मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल, बस ये पढ़नी है। 4 स्टेजेज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, खत्म। मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है अगर आप इसको पढ़ने जाओगे तो, ठीक है? कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं जीन पियाजे से, तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया, सोचिए। उसके बाद वाइगोस्की की थ्योरी जिसमें जेडपीए की बात होती है, जेडपीडी की बात होती है, ज़ोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग की बात होती है। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज़ आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता जिसमें आरटीई एक्ट नहीं होता हो। ठीक है? पढ़ना क्या है आपको कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो याद ही होनी चाहिए। ठीक है? कोई इसमें डिटेंशन नहीं होना चाहिए और इंक्लूसिव एड होने चाहिए। ठीक है? हर किसी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है? इससे भी अगेन कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं।
सो ये आपके P1 टॉपिक्स हैं। P1 टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन यानी कि मैक्सिमम 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। मीन्स अगर आप 3 टॉपिक पढ़ के जा रहे हो तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? 13 मार्क्स आ रहे हैं। कितने में से? 30 में से 13 मार्क्स सिर्फ 3 टॉपिक को पढ़ने से आ जा रहे हैं। तो ये टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? गार्डनर मल्टीपल इनहेरिटेंस से भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कोलबर्ग्स की थ्योरी से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये अगेन P2 हैं, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितने हो गए आपके 2 से 3 हो गए। P1 में कितने क्वेश्चन आए थे? 4 से 5, 5 से 6 इसलिए इनको P2 बोला गया है, राइट? उसके बाद हमारी कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं और हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट होता है। ये जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये आपको यहाँ भी पढ़ना है, ये आपको हिंदी में भी पढ़ना है, ये आपको इंग्लिश में भी पढ़ना है, सीसीई आपको वहाँ भी पढ़ना है। तो एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सीडीपीई में भी क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से हिंदी पेडागोजी में भी क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ से इंग्लिश पेडागोजी में भी क्वेश्चन आ रहा है, यानी तीनों सब्जेक्ट का एक कॉमन टॉपिक है। तो इसको आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये आपको हो सकता है यहाँ भी 2 नंबर दिलवा दे, फिर हिंदी में भी 2 नंबर दिलवा दे, फिर इंग्लिश में भी 2 नंबर दिलवा दे। तो लॉजिकली ये जो टॉपिक है ये आपको 6 मार्क्स दिलवा रहा है, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। लर्निंग डिसेबिलिटी में से 1 या 2 डिसेबिलिटी ज़रूर पूछी जाती हैं, तो जो मेन है डिस्लेक्सिया वो आप पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपका सीडीपी जो है वो कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है? या फिर आप मुझे अगर कमेंट करेंगे और टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ जो है भेज दूँगी, तो आपको ईज़ी हो जाएगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे तब। तो आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स छोड़ने नहीं हैं। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेंगे, तो आपको सीडीपी में से 30 में से 20 मार्क्स ईज़िली मिल जाएँगे और ये मार्क्स बहुत अच्छे हैं कि अगर आपको इतना पढ़ के 30 में से 20 मार्क्स मिल जा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है? बस आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका हिंदी और ग्रामर। तो हिंदी में आपका ग्रामर है और आपका पेडागोजी आता है। तो ग्रामर में आपको क्या नहीं छोड़ना है, क्या होता है कि ग्रामर इज़ ऑल अबाउट रूल्स आपको पते होने चाहिए और हिंदी हमने उतनी ज़्यादा बचपन के सिवा फिर पढ़ी नहीं होती है, ठीक है? तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगेन छोड़ के नहीं जाना है। वो टॉपिक्स कौन से हैं? जैसे कि संधि है, संधि विच्छेद है, उसके बाद आपका समास है, 6 टाइप के जो समास होते हैं, मुहावरे हैं, लकोक्तियाँ हैं, विलोम शब्द हैं। तो आप विलोम शब्द सारे याद करने इतने ईज़ी नहीं होते, तो आपको क्या करना है P1 टॉपिक्स में संधि और संधि विच्छेद को पढ़ के जाना है, समास पढ़ के जाने हैं, 6 टाइप के हैं, उनको पढ़ के जाने हैं, मुहावरे और लकोक्तियाँ ये आपको वैसे भी याद हो जाएँगी क्योंकि हम सुनते रहते हैं। सो ये 3 टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको एक जो पैराग्राफ आता है, वो आप ईज़िली कर सकते हैं, क्वेश्चन ढूँढना उसमें से, ठीक है? तो ये भी आपके लिए ईज़ी है। देन इंग्लिश, इंग्लिश में जब आते हैं, तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आते हैं, वो टेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं, आर्टिकल आते हैं, ए, एन एंड दी, कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप ये 3-4 टॉपिक थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, तो इससे तो आप वहीं पे कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? सो ग्रामर इज़ ऑल अबाउट रूल्स, अगर आपको रूल्स आते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ 3-4 टॉपिक्स को तो 20 दिन में कवर किया ही जा सकता है, अगर आपको रूल्स भी याद करने पड़ जाएँ तो, ठीक है? अगर 15 मार्क्स का आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि 8 से 9 मार्क्स तो आप लेके आइए, राइट? उसमें पेडागोजी भी है, ठीक है? उसके बाद जीके पे आते हैं, तो जीके पे आपको एक तो ये लोग डिस्ट्रिक्ट को लेके बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वाले डिस्ट्रिक्ट का ये नाम, पुराना नाम, नया नाम, ये सब डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं। सो आपको डिस्ट्रिक्ट्स का पता होना चाहिए, नेशनल पार्क्स का पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स में किसको क्या अवार्ड मिला है, वो सब पता होना चाहिए। उसके बाद जो है सीएम पूछ लेते हैं, कोई कौन-सा सीएम किस ईयर में था, ये बताइए, तो सीएम पे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद मेन जो है वो क्या है, स्पोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन्स आते हैं कि नीरज चोपड़ा ने अभी ही हाल में कौन-सा जो है उनको मेडल मिला है, मनु भाकर को कौन-सा मेडल मिला है। तो ये सब को जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। सो जीके अगर आपकी 10 मार्क्स की आ रही है, आप मान के चलिए आपको 4 से 5 स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन आपको सीएम के बारे में मिल जाएगा, 1-2 क्वेश्चन आपको जो है
बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के बारे में मिल जाएगा, रिवर के बारे में मिल जाएगा, पार्क्स के बारे में मिल जाएगा। तो इस ऐसे सब मिला के आपको जीके जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है? देखिए 3 सब्जेक्ट हैं और 30 मार्क्स हैं। 30 में से 15 तो लाए जा ही सकते हैं, अगर 4-5 टॉपिक भी टैकल किए जाएँ तो। नेक्स्ट अब है हमारी मेन सब्जेक्ट दैट इज़ बेसिकली बायोलॉजी, ठीक है? तो अब हमारा मेन जहाँ से आपका 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, इसको तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसके लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पेपर में क्या आता है, क्या नहीं आता है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये दिस इज़ वेरी लेंथी सब्जेक्ट। अगर आपको कोई बोले कि आप 20 दिन में पूरा एनसीईआरटी से 11th पढ़ दीजिए, पूरा एनसीईआरटी से 12th पढ़ दीजिए और फिर उसको याद कर लीजिए। तो ये कोई ईज़ी जॉब नहीं है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट और कुछ क्वेश्चन सिर्फ़ एनसीईआरटी से नहीं हो सकते, वो आपके बीएससी लेवल पे हो सकते हैं, वो आपके एमएससी लेवल पे हो सकते हैं। सो बायोलॉजी को 20 दिन में एचटेट के अकॉर्डिंग पढ़ना लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट बट इसको ईज़ी हमने बनाया है। वो कैसे बनाया है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक टॉपिक्स सपोज़ कीजिए कि आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ के उसको याद करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 2 से 3 दिन का है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है? और इस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो आप उस टॉपिक को 1 दिन में या आधे दिन में अच्छे से याद कर सकते हैं। आपका टाइम सेव हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं, इनको आपको पढ़ना है और पढ़ने का तरीका क्या है, आपको इनका बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है, आपके पास फ़ोन तो है ही ना, आप अपने फ़ोन में गूगल कीजिए कि इस टॉपिक के बारे में मुझे बेसिक 10 से 15 लाइन बता दो। वो 10 से 15 लाइन आप पढ़ लीजिए, उससे क्या होगा, उससे अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, सपोज़ एक क्वेश्चन आ रहा है और आपको उसका सही आंसर नहीं पता है, लेकिन अगर आपने 10 से 15 लाइन पढ़ी हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये गलत ऑप्शंस कौन-से हैं। तो आप ऑप्शन रिजेक्शन वाले मेथड से भी उस सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं, राइट? तो हर एक टॉपिक के बारे में आपको 10 से 15 लाइन पढ़नी है, ठीक है? अगेन मैं नहीं कह रही हूँ कि रटनी है, याद करनी है, बस पढ़ के जानी है, ठीक है? तो वो टॉपिक्स कौन से हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगर आप जेनेटिक्स और क्रोमोसोम की बात करोगे, ये सबसे उनका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? ये जो पूरी एनालिसिस है ये किस पे बेस है? ये पीवाईक्यूज़ पे बेस है, ठीक है? ये मैंने कोई खुद से अपने दिमाग में नहीं बनाया है। मैंने हर एक पेपर को स्टडी किया है, उसके पीवाईक्यू के सामने उसका टॉपिक का नाम लिखा है, उसके बाद हमने देखा है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, राइट? ओके, तो जीन और जेनेटिक्स और क्रोमोसोम में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है एन्यूप्लॉइडी क्यों होती है? आपको मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नेलीसोमी के बारे में पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, कहाँ होता है, कौन-सी स्टेज में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, हर तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको याद होने चाहिए। आप ये मान के चलिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशन अगेन ये एक डिजीज़ का ही पार्ट है, तो आपको डिजीज़ जो है जेनेटिक्स में वो सब कवर करके जानी है। अगर आप देखोगे तो लगभग 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है? उसके बाद प्लांट किंगडम और फंजाई के अंदर आपको क्या-क्या पढ़ना है? एल्गी की 3-4 क्लासेस हैं वो आपको सब पढ़ के जानी है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पढ़ के जाना है। कुछ फॉसिल प्लांट्स के नाम आपको याद करके जाने हैं। दैट्स इनफ और ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इज़ द प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी उसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपको क्या पढ़ना है एंथर की वॉल, हेक्साइन में क्या होता है, इंटाइन में क्या होता है, टेपिटम क्या करती है, ये सब पढ़ना है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पे पाई जाती है, प्लांट की कुछ फैमिलीज़ के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स अगर आप याद कर सकते हैं तो। शूडोस्टोम और राइज़ोम के बारे में 1-2 बातें आपको याद करनी है। एनिमल किंगडम में आपको फिशेज़ के स्केल्स को लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन-सी फिशेज़ के अंदर किस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं, ये सब पूछा जाता है। सिलोम को लेके और मैं उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, वो क्या आ रहा है? लार्वल स्टेज, जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है कि कौन से फाइलम का कौन-सा लार्वा है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है?
उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे, दैट इज़ C3 साइकिल, C4 साइकिल, उसके बाद आपका ETS और C2 साइकिल। तो ये जो साइकिल्स हैं इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जो है वो उनका बहुत फ़ेवरेट टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी में आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म्स, क्लोनिंग, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, पीसीआर, ये उनके बहुत फ़ेवरेट टॉपिक्स हैं ना, पीसीआर से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ह्यूमन फिजियो में आपको ह्यूमन फिजियो बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन अगर आप एचटेट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं कर किया जा रहा है, ठीक है? सिर्फ़ कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो मेमोरी बेस हैं, जैसे कि अ, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड कुछ पूछ लेंगे या फिर एक्रोसोम रिएक्शन से पूछ लेंगे या फिर गिब्सन कैप्सूल कहाँ होता है, पर्टिकुलर ग्लैंड कहाँ होती है। तो ये वाली यूनिट जो है ये बहुत लेंथी यूनिट है और ये बहुत टाइम चाहिए इस यूनिट को पढ़ने के लिए। तो अगर आप सपोज़ आपका बॉटनी से बैकग्राउंड है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? जो जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं सिर्फ़ उनको पढ़ लीजिए, बाकी पूरी यूनिट को आप छोड़ दीजिए। अगर आप बॉटनी से हैं, अगर आप जूलॉजी से हैं, तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये स्पेसिफिकली पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है? नेक्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी उनका फेवरेट टॉपिक है। इसमें सेंट्रल डोग्मा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स काम करते हैं, ऑपरेंट मॉडल को लेके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इकोलॉजी और इवोल्यूशन में, इकोलॉजी में आपको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, उसके बाद आपका स्पीशीज इंटरेक्शन, ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये उनके फेवरेट टॉपिक हैं। इवोल्यूशन में कनेक्टिंग लिंक, फॉसिल्स, इवोल्यूशन से बहुत कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो इवोल्यूशन में सिर्फ फॉसिल से रिलेटेड ही कुछ पूछा जा रहा है, अदरवाइज़ नहीं पूछा जा रहा है। रिप्रोडक्शन जो है उसमें आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड कॉपर्टी अ, इन सब चीज़ से रिलेटेड है, ज़्यादा इससे भी नहीं पूछा जा रहा है। अगेन ये P3 में जो टॉपिक्स हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है कभी-कभी, ठीक है? अ सो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो मेन है, अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया था बायोलॉजी का, तो अगर आपको क्या करना है, P1 वाले टॉपिक्स ज़रूर पढ़ने हैं। जो टॉपिक P1 है, प्रायोरिटी 1 है, वो टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। P3 आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उनसे 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप बहुत अ, टाइम नहीं दे सकते तब, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको P1 को सबसे अच्छे से पढ़ना है, P2 को भी पढ़ना है, P3 को आपको रीड करना है, होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो इट्स ओके, ठीक है? नाउ अगर आपने थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को पढ़ लिया है, तो आपका 1 वीक का प्लान क्या होना चाहिए? आपका 1 वीक का प्लान होना चाहिए, पहले आपने क्या करना है, जो P1 टॉपिक्स हैं, उनको कवर करना है। जो अभी हमने करे थे P1 टॉपिक्स, उनको आपको कवर कवर करना है। डे 2 और 3 में आपको पी कवर करने का मतलब है रिवीज़न करना है, ठीक है? रिवीज़न करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, P2 और P3 का रिवीज़न करना है। कंप्लीट सीडीपी का मतलब है यहाँ पे ये 4 टॉपिक्स आपको ज़रूर करने हैं, इनका रिवीजन करना है। हिंदी और इंग्लिश में ये 4 टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं, इनका रिवीजन करना है। जीएस एंड जीके में ये जो टॉपिक्स थे, इनमें से जितना आप पढ़ सकते हैं, उतना आप पढ़ के जाइए और फिर आपके पास क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं। कम से कम 4 या 5 मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए आपको हमारी साइट पे जाना है। बायोलॉजी वाली अनु मैम की साइट पे जाना है आपको और वहाँ पे आपको क्लिक करते ही एक मॉक टेस्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है, वो मॉक टेस्ट वहाँ पे देने हैं और मॉक टेस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। जस्ट आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मॉक टेस्ट देना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? ओके, सो अब थोड़ा-सा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया जाए कि कैसे आपको 90 मार्क्स आने वाले हैं। तो अगर आप बायोलॉजी में ये P1, P2 और P3 का रेशो अपने साथ लेके चलेंगे, सो 60 में से आपको 42 मार्क्स मिल सकते हैं ईज़िली। सीडीपी में जो हमने बताया, अगर आप उतने टॉपिक भी कर लेते हैं तो आपको 30 में से 18 मार्क्स मिल सकते हैं। जनरल नॉलेज में अगर आपने जितने टॉपिक्स वहाँ पे हमने कवर किए, अगर उसमें से आप P3 वाले टॉपिक्स को छोड़ के P1, P2 भी कर लेते हैं, तो भी आपको 30 में से 18 मार्क्स मिल सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश की अगर बात करते हैं, तो अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं भी है, तब भी आप पेडागोजी और रीडिंग पैसेज को पढ़ने के बाद 8 से 9 मार्क्स लेके आ सकते हैं ईज़िली। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, तो बात हो रही है, ठीक है? और अगर आप इस पूरे सिनेरियो को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको 96 मार्क्स मिल जाएँगे आउट ऑफ 150। आपको चाहिए सिर्फ़ 90 मार्क्स।
ठीक है? तो 6 मार्क्स आपको बोनस में मिलेंगे कि इन केस आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएँ, तो वो वाली प्रोबेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। सो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, आपको ये फ़ॉलो करनी है। अगर आपको चाहिए कि आपको मेरी हेल्प और चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको किसी तरह का अ, स्ट्रैटेजी पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, आप मुझे बताइए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और आपको बायो से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट चाहिए या पीवाईक्यू सेशंस जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको वो फ़ॉलो करनी है, तो आप वो फ़ॉलो कीजिए। और इस तरह से आप अपनी ये जो जर्नी है, ये जो 20 डेज़ आपको गोल्डन 20 डेज़ मिले हैं, इसको यूज़ करके आप अपना टेस्ट-वेट क्वालीफाई कर सकते हैं। जितना जल्दी आप टेस्ट-वेट क्वालीफाई करेंगे, उतना आपका आगे कॉम्पिटिशन कम हो जाएगा, ठीक है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है और हमें यही वाला क्वालीफाई करना है, क्यों हम दूसरे वाले के बारे में सोचें? हमें अपने 90 मार्क्स यहीं पे लेके आने हैं, ठीक है? एनी हाउ कैसे भी करके हम लेके आएँगे। सो स्टे विद मी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको जो भी क्वेश्चन्स हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, आई विल आंसर देम, आई विल हेल्प यू जैसे भी हो सकता है, ठीक है? मैं आपके लिए पीवाईक्यू प्लेलिस्ट बना रही हूँ, मैं आपके लिए कंटेंट की प्लेलिस्ट बना रही हूँ, मैंने आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट अरेंज किए हैं। बस अब पढ़ना आपका काम है क्योंकि पेपर आपको देना है, मैं नहीं दे सकती हूँ। मैं दे चुकी हूँ 2 बार और क्वालीफाई भी कर चुकी हूँ 2 बार। सो नाउ इट्स योर टर्न कि आप भी क्वालीफाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच।